an Indian resident received an inward remittance of $25,000 via SWIFT MT103. It includes complete detail of the overseas remitter, name and address. The remittance is credited to the bank Nostro account on 10th October. The TT buying rate on 10th October was this. So the question is, what is the correct action the bank should take in this case, and at what exchange rate should the conversion happen? Options are: hold the fund until the customer surrender them, conversion at the bill buying rate, automatically convert to INR at the TT buying rate of 83.40 since all the requirements are met. C says return the fund since the amount exceeds USD 10,000, and D says convert to INR at the card rate since it is a clean instrument. So this is the question. आई होप एवरीथिंग इज ओके. ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है कि एक इंडियन रेसिडेंट है, राइट, एक इंडियन रेसिडेंट है, इनको $25,000 मिला. किसके माध्यम से मिला? स्विफ्ट MT103. कभी कभी तो दोस्तों ये सवाल डायरेक्टली पूछ देता है कि ये स्विफ्ट MT103 क्या होता है, राइट. तो भारतीय निवासी हैं, इनको $25,000 मिला स्विफ्ट MT103 के माध्यम से, और जिसमें कंप्लीट डिटेल था रेमिटर का. दोस्तों इनका जो अमाउंट है, आप नॉस्ट्रो अकाउंट से फेमिलियर होंगे, आवर अकाउंट विथ यू, राइट. तो इनका जो अमाउंट है नॉस्ट्रो अकाउंट में 10 अक्टूबर को क्रेडिट हुआ. टीटी बाइंग रेट उस दिन का आपको दिया हुआ है. तो सवाल ये कर रहा है कि बैंक को क्या एक्शन लेना चाहिए, बैंक को क्या एक्शन लेना चाहिए और किस रेट पे कन्वर्जन होना चाहिए. ऑप्शन ए कर रहा है कि यू शुड होल्ड द फंड, यानी फंड को होल्ड करो और बिल बाइंग रेट पे कन्वर्ट करो. बी कर रहा है कि नहीं, तुरंत का तुरंत टीटी बाइंग रेट पे कन्वर्ट कर दो, जो कि है हमारा 83.40. सी कर रहा है कि आप फंड को रिटर्न कर दो क्योंकि ये $10,000 से ज्यादा है. और डी कर रहा है कि INR कार्ड रेट पे कन्वर्ट करो. बताइए दोस्तों, चलिए समझते हैं एक एक चीज को. तो डू यू नो अबाउट MT103? डू यू नो एनीथिंग अबाउट व्हाट इज दिस MT103? एंड MT103 में अगर डिटेल कंप्लीट हो, सपोज डिटेल इज कंप्लीट इन द केस ऑफ MT103, राइट, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन अलाउड है क्या? इज ऑटोमेटिक कन्वर्जन अलाउ? माय क्वेश्चन इज दिस. MT103 में यदि डिटेल कंप्लीट हो, सो इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्जन अलाउड? यस और नो, जस्ट टाइप यस और नो, राइट. देखिए दोस्तों, आपका इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. योर इंटरेक्शन इज वेरी मच एसेंशियल. सो माय क्वेश्चन इज, यदि MT103 में डिटेल कंप्लीट है तो क्या ऑटोमेटिक कन्वर्जन अलाउड है? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि MT103 क्या होता है. देखिए दोस्तों, फॉरेन रेमिटर, बैंक से आता हुआ मैसेज जिसमें सारी रिक्वायर्ड डिटेल होती है, मतलब एक तरह का ही मैसेज होता है, राइट. और इस मैसेज में सब डिटेल होता है कि रेमिटर का नाम नाम क्या है, रेमिटर का नेम पता होगा आपको, उसका एड्रेस क्या है, किस पर्पज से पैसा भेजा गया है, रेमिट किया गया है, कितना पैसा भेजा गया है, चार्ज कोड क्या है, एवरीथिंग इज रिटन इन द MT. दिस इज द MT103, राइट. तो अब देखिए दोस्तों, यदि ये डिटेल पूरी है, क्वेश्चन में यही कह रहा है ना कि इट्स कंप्लीट डिटेल, मतलब कि सारा का सारा डिटेल अवेलेबल है, राइट, कंप्लीट डिटेल इज अवेलेबल. तो अगर ये डिटेल पूरी है और अमाउंट बैंक के थ्रेशोल्ड से नीचे है, बैंक का थ्रेशोल्ड कितना है? बैंक का थ्रेशोल्ड है $30,000, राइट. और हमारी कितना रेमिटेंस हो रहा है? $25,000 का रेमिटेंस हो रहा है. तो दो कंडीशन फुलफिल हो रही है. एक तो पहला कंप्लीट डिटेल मिला है और दूसरा मिला है कि थ्रेशोल्ड के नीचे अमाउंट है. तो दोस्तों क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक इज करेक्ट, ए, बी, सी और डी? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स. तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे केस में बैंक जो है थ्रेशोल्ड से नीचे हो, डिटेल पूरा हो, तो बैंक ऑटोमेटिकली INR कन्वर्जन कर सकती है, राइट. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू INR. सो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट. कस्टमर को सरेंडर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. यहां पे देखिए ना, लिखा है सरेंडर फॉर्म. नहीं, सरेंडर फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो इसके लिए कंडीशन क्या है दोस्तों? ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू INR में कब होगा? कंडीशन, दो कंडीशन आपको मैंने बताया कि पहला कंडीशन ये है कि सबसे पहले कि आपका जो MT103 फॉर्म है इसमें कंप्लीट डिटेल अवेलेबल हो ऑफ द रेमिटर, कौन पैसा भेज रहा है, क्या एड्रेस है, किस पर्पज से भेज रहा है, एवरी डिटेल शुड बी देयर. एंड द सेकंड थिंग इज दैट अमाउंट शुड बी बिलो द थ्रेशोल्ड. तो थ्रेशोल्ड कितना है हमारा? $30,000 है. यदि अमाउंट जो रेमिट किया जा रहा है वो उससे कम होगा, राइट, तो फिर हम लोग इस केस में INR में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इंस्ट्रूमेंट कैसा है? इनवार्ड रेमिटेंस. तो यदि इनवार्ड रेमिटेंस हो तो उसको हम लोग टीटी बाइंग रेट पे कन्वर्ट करेंगे.
तो कस्टमर को कुछ नहीं करना है, बैंक ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगी, राइट। तो रेमिटेंस जो है बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में आया, तो टीटी बाइंग रेट पे कस्टमर को कुछ करना ही नहीं है, बैंक ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगी, राइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बताइए, इसको ये चीज समझ में आया दोस्तों? ये कंसेप्ट क्लियर है तो प्लीज क्लियर टाइप कर दीजिए। एक बार मैं आपको लास्ट टाइम फिर से रिकॉल करा देता हूं। देखिए, सबसे पहले याद रखिए MT103 हो प्लस फुल डिटेल हो, ठीक है, प्लस अमाउंट जो हो आपके $30,000 से कम हो। यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो ऑटो कन्वर्ट हो जाता है, राइट। दिस इज अ रूल, ऑटो कन्वर्ट हो जाता है। किस रेट पे ऑटो कन्वर्ट होता है? टीटी बाइंग रेट पे कन्वर्ट होता है। ये आपके मैक्मिलन बुक में पेज नंबर 29 के रूल नंबर 4 में दिया हुआ है, आप चेक करेंगे वहां पे सेम चीज लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमारा मेन एम ये है कि जो भी आपकी बुक में रूल दिए हुए हैं उसको केस स्टडी फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाए ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। प्लीज क्लियर वर्ड टाइप कर दीजिएगा इफ द कंसेप्ट इज क्लियर। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अब ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप यू हैव पेन पेपर कैलकुलेटेड विथ यू। लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। A USD 50,000 inward remittance is credited to the bank Nostro account on 1st November, but the beneficiary only receive INR on 7th November. The bank का रेट दिया हुआ है, the rate has been given, saving interest rate 4%, TT buying rate on 1st November 83.50, TT buying rate on 7th November 83.30, right? The question is, what compensation is the beneficiary entitled to receive from the bank? And the four options have been given. तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये इनवार्ड रेमिटेंस के डिले कॉम्पेंसेशन पे बेस्ड है, राइट। इनवार्ड रेमिटेंस का कॉम्पेंसेशन में डिले हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या करना होता है? सिचुएशन को थोड़ा देखिए। $50,000 का इनवार्ड रेमिटेंस आया है, नॉस्ट्रो में क्रेडिट हुआ 1 नवंबर को, राइट। नॉस्ट्रो आप जानते होंगे, आवर अकाउंट विथ यू, यानी कि मेरा अकाउंट जो आपके साथ है इसको हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका अकाउंट एज सिटी बैंक न्यूयॉर्क में है, तो वो जो पार्टिकुलर अकाउंट होता है उसे हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। तो बेसिकली नॉस्ट्रो में क्रेडिट हुआ 1 नवंबर को और बेनिफिशियरी को जो इंडियन रुपीज मिला है वो 7 नवंबर को मिला है, मतलब कि 6 दिन बाद मिला है पैसा। तो सेविंग इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, टीटी बाइंग रेट दिया हुआ है, दोनों डेट का टीटी बाइंग रेट दिया हुआ है। तो बैंक को क्या कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है सवाल। तो बताइए दोस्तों, क्रेडिट में कितने दिन का काउंट अलाउड है? बताइए दोस्तों, क्रेडिट में मतलब पैसा क्रेडिट होने में हाउ मच डिले इज अलाउड, कितने दिन का काउंट अलाउड है? कैन यू टाइप, प्लीज टाइप करें अपने रिस्पॉन्स को। मतलब कि आपका अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने में, ओके, so is there any issue you are facing? You are saying can you delete my number on the screen? Actually number is not appearing on my side, right? So ये बताइए दोस्तों कि मान लीजिए कि इनके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए कितना दिन अलाउड है, ये सवाल है। क्रेडिट डिले कितना दिन का काउंट होता है? तो दोस्तों प्लीज याद रखिएगा कि क्रेडिट डिले जो है, राइट, लेट मी राइट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट क्रेडिट डिले is allowed, credit delay is allowed up to 2 days only, credit delay is allowed up to 2 days only, right? तो याद रखेंगे दोस्तों, बाकी डिले माना जाएगा, मतलब 2 दिन तक चलेगा, उसके बाद यदि आप डिले कर रहे हैं, पैसा अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो उसको डिले माना जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इनवार्ड रेमिटेंस के लिए बैंक के पास 2 दिन का प्रोसेसिंग टाइम अलाउड है। तो इस केस में एक्चुअल डिले कितना हो गया? इस केस में जो एक्चुअल डिले है वो 6 दिन का हो गया, राइट। इस केस में एक्चुअल डिले जो है 6 डेज का एक्चुअल डिले है। परमिटेड कितना है मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्चुअल डिले जो यहां पे है, सो एक्चुअल डिले इज हाउ मच, एक्चुअल डिले इज 6 डेज एंड परमिटेड इज हाउ मच, परमिटेड डिले इज हाउ मच, 2 डेज, राइट। सो चार्जेबल डिले इज हाउ मच, कितने दिन का चार्ज पे करना पड़ेगा, हाउ मच डे हैज टू बी चार्ज, सो चार्जेबल डिले इज 6 - 2 = 4 डेज, राइट। तो आपका पैसा 4 दिन लेट मिला, राइट, ये 4 दिन का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द इंटरेस्ट, क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कंप्यूट द कॉम्पेंसेशन, राइट। तो दोस्तों सेविंग बैंक का तो इंटरेस्ट रेट 4% दिया हुआ है और रूल क्या कहती है कि आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है वो देना होगा, ठीक है, प्लस 2% पेनल्टी देना होगा, 2% पेनल्टी देना होगा। तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना है, 4% है, तो 4 में 2 जोड़ दीजिए, 4% + 2%, दैट विल बी 6%।
तो 6% पर एनम के रेट से आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। राइट नाउ व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, राइट नाउ वी आर कंप्यूटिंग द इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन, क्योंकि बैंक पैसा देने में डिले कर दी तो आपको इंटरेस्ट, बैंक को इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, वो भी किस रेट से, 6% के रेट से। बोलिए यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, आई एम हियर टू हेल्प यू, बिकॉज यू नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड हैव, आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलनी चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है कि नॉस्ट्रो अकाउंट में तो 1 नवंबर को क्रेडिट किया, लेकिन बेनिफिशियरी को जो पैसा मिल रहा है वो 7 नवंबर को पैसा मिल रहा है, 6 दिन बाद पैसा मिल रहा है। तो हमने, हमें रूल क्या कहता है कि एक्चुअल डिले 6 दिन का है, परमिटेड 2 दिन का होता है, मतलब मैक्सिमम आप 2 दिन परमिट कर सकते हैं। तो जो डिले चार्जेबल होगा वो 4 दिन का डिले चार्जेबल होगा। अब चार्जेबल है तो पेनल्टी कितने लगेगी, तो पेनल्टी लगने का नियम क्या है कि जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो ले लीजिए और 2% पेनल्टी जोड़ लीजिए। तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है, तो 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। अब आप प्लीज मेरे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, व्हाट विल बी द एक्चुअल इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन? प्लीज कैन यू कंप्यूट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि आपको पता ही है इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है। पहले तो यूएस डॉलर का अमाउंट लिख दीजिए, ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी इंटू रेट लिख दीजिए, अच्छा, इंटू डेज अपॉन 365 कर दीजिए और इंटू बाइंग रेट, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला से आपको एक्चुअल इंटरेस्ट मिल जाएगा, कितना बैंक को ब्याज भरना पड़ेगा। चलिए आइए क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट, $50,000। व्हाट इज, अच्छा अब ये बताइए कौन सा बाइंग रेट लेंगे, 1 नवंबर का बाइंग रेट लेंगे या 7 नवंबर का बाइंग रेट लेंगे? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स, विच बाइंग रेट टू टेक। यहां पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 6% लेना है कि 4% लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे दोनों बाइंग रेट दिया हुआ है, 83.50 और 83.30 का दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि फॉर्मूला अप्लाई किए इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन का, राइट। तो कौन सा बाइंग रेट लेंगे, देखिए 1 नवंबर का जो रेट है 83.50 है और बाद में जो रेट है 83.30 है, तो डिफरेंस कितना का है, 0.20 का डिफरेंस है, राइट। तो अल्टीमेटली लॉस आप देख सकते हैं कि लॉस हो गया है, ठीक है, कितने का लॉस हुआ है, तो 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 यानी 10,000 रुपए का अल्टीमेटली लॉस हुआ है, राइट। तो यहां पे सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, लेट्स कंप्यूट द इंटरेस्ट। सो डॉलर अमाउंट इज हाउ मच, डॉलर अमाउंट है हमारा 50,000, राइट। रेट कौन सा लेंगे, तो रेट लेंगे हम लोग 83.50 जो हमारा 1 नवंबर को रेट था, टीटी बाइंग रेट, तो 83.50 कितने दिन का इंटरेस्ट निकालना है, तो 4 दिन का निकालना है, यहाँ पे 4 लिख दीजिए अपॉन 365, ठीक है। और ये तो हमारा रेट हो गया और 6% का रेट है, 6% का ब्याज है, यहाँ पे हमने निकाला है। तो इसको कंप्यूट कीजिए आप, प्लीज कंप्यूट इट, सो दैट विल गिव यू इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन, ठीक है। तो इसको कंप्यूट करेंगे तो यू विल गेट 2745 रुपीज, मतलब इतना ब्याज जो है 4 दिन का बैंक को पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा, राइट। दिस मच अमाउंट हैज टू बी गिवन बाय द बैंक, नहीं 2% पेनल्टी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। 2% ये रूल कहता है कि देखिए यदि मान लीजिए कि बैंक कस्टमर के जो अकाउंट है इसमें रेमिटेंस जो है 2 दिन के ऊपर हो रहा है, तो बैंक को इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन कस्टमर को देना पड़ेगा और उसका जो रेट होता है वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट में 2% जोड़ दीजिए, ये 2% पेनल्टी के रूप में होता है। तो कुल मिलाकर बैंक जो कस्टमर को पेनल्टी देगी, इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन देगी, वो 6% का देगी, ठीक है। 2% एक तरह से पेनल्टी मान लीजिए। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट जो भी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट 4% है, उस पर हमने 2 जोड़ दिया यानी 6% है। तो कुल मिलाकर बैंक को कितना ब्याज भरना पड़ेगा, तो बैंक को ब्याज भरना पड़ेगा यूएसडी अमाउंट इंटू रेट, ये फॉर्मूला वही है, ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, आप इसको जानते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला है, राइट। तो कुल मिलाकर इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन बैंक को देना पड़ेगा 2745 का इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, राइट। तो अब जरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन क्या कर रहा है, व्हाट, क्वेश्चन ये कर रहा है कि व्हाट कॉम्पेंसेशन इज द बेनिफिशियरी इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द बैंक। तो ऑप्शन नहीं कर रहा है कि इंटरेस्ट एट 4%, नहीं ये नहीं होगा। हाँ, इसका बी नंबर कर रहा है कि इंटरेस्ट एट 6% फॉर 4 डेज। और एक और चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे एक और चीज है, एक्सचेंज रेट का भी डिफरेंस है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि 1 नवंबर को जो एक्सचेंज रेट था, ठीक है, 1 नवंबर को जो एक्सचेंज रेट था वो था 83.50, है ना। और जो 7 नवंबर को एक्सचेंज रेट है
वो है 83.30। यदि मान लीजिए कि 1 नवंबर को ही कस्टमर के अकाउंट में पैसा मिल जाता तो कितना मिलता? 50,000 इंटू 83.50। और 7 नवंबर को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है जी? 50,000 इंटू 83.30। तो आपको एक चीज दिख रहा है यहाँ पे कि कस्टमर को लॉस हो रहा है? नहीं लॉस हो रहा है, देखिए तो जरा ध्यान से, क्योंकि उसको कम पैसा मिल रहा है ना, एक्सचेंज रेट के डिफरेंस के कारण उसको कम पैसा मिल रहा है। कितना कम पैसा मिल रहा है? कितना मिल रहा है जी? $10,000 इसको कम मिल रहा है, 10,000 रुपीज इसको कम मिल रहा है। बोलिए ये चीज क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे एक तो बैंक इंटरेस्ट देगी, प्लस कस्टमर को एक लॉस भी हो रहा है। कस्टमर को लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज रेट का अंतर है। यदि 1 नवंबर को ही उसके अकाउंट में पैसा आ जाता तो उसको मिलता 50,000 गुने 83.50, और 7 नवंबर को पैसा आ रहा है तो उसको मिल रहा है 50,000 इंटू 83.30। तो कुल मिलाकर 0.20 का लॉस है पर डॉलर पे, और टोटल कितना डॉलर है? 50,000 है। यानी कुल मिलाकर लॉस कितना हो गया? 10,000 रुपया का लॉस नहीं हो गया? बोलिए ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। राइट। तो कुल मिलाकर दोस्तों कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो बेनिफिशियरी को सबसे पहले तो ब्याज मिलेगा 6% पे 4 दिन के लिए, और जो एक्सचेंज रेट डिफरेंस है ये भी इसका लॉस है। राइट। जो एक्सचेंज रेट डिफरेंस है वो भी भरना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कस्टमर को लॉस हो गया ना, क्योंकि एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट कर रहा है। समझ में आया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन में टोटल कॉम्पेंसेशन जो होगा दैट इज द इंटरेस्ट एट 6% फॉर 4 days, राइट, प्लस ओल्ड टीटी रेट माइनस न्यू टीटी रेट इनटू यूएसडी अमाउंट। बोलिए यदि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी इशू इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। जस्ट क्लियर वर्ड टाइप कर दीजिए। राइट। क्योंकि आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालने पूछ ले, या टोटल लॉस कितना हुआ है कस्टमर को वो निकालने पूछ ले, तो कैसा भी हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस 2 दिन परमिसेबल लिमिट होता है, ये ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडेस सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ ये आपके मैकुलन बुक का पेज नंबर 29 ओपन करेंगे ना, उसमें रूल नंबर 4 में ये चीज लिखा हुआ है, सेम सेम डेटा। नाउ द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, अ यूएसडी 50,000 इनवर्ड रेमिटेंस। ओके, सो लेट्स हैव दिस क्वेश्चन। आपके सामने मैं क्वेश्चन शो करता हूं, लेट मी शो यू क्रिस्टलाइजेशन वी हैव डिस्कस्ड। यस, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसमें क्या कर रहा है दोस्तों कि यूएसडी 50,000 इनवर्ड रेमिटेंस इज क्रेडिटेड टू एबीसी बैंक नॉस्ट्रो अकाउंट ऑन 1 December फॉर बेनिफिशियरी मिस्टर शर्मा। द बैंक सेंड नोटिफिकेशन बट रिसीव नो रिस्पॉन्स। ऑन 10 December द बैंक डिसाइडेड टू क्रिस्टलाइज द रेमिटेंस। Separately, bank need to transfer 50,000 euro from its Vostro account with Bank X to the Vostro account with Bank Y. राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 15,000 का इनवर्ड रेमिटेंस था जो कि एबीसी बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हुआ 1 दिसंबर को, और बेनिफिशियरी कौन थे? मिस्टर शर्मा बेनिफिशियरी थे। बैंक ने नोटिफिकेशन दे दिया कस्टमर को कि देखिए आपके अकाउंट में, आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में इतना पैसा आ चुका है। ठीक है। अब देखिए 10 दिसंबर को क्या हुआ कि बैंक ने डिसाइड किया कि रेमिटेंस को क्रिस्टलाइज कर दे। क्रिस्टलाइज समझते हैं ना, क्योंकि इसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला बैंक को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कस्टमर से। तो इन्होंने क्या किया कि क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो इनका डॉलर लायबिलिटी था इसको उसने रुपी में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज इट डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स। राइट, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो 10 दिसंबर को बैंक ने क्या किया कि चलो आप ऐसा करते हैं कि किसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं। राइट, मतलब कि डॉलर लायबिलिटी को रुपी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर क्या हुआ कि सेपरेटली बैंक को जो है 50,000 यूरो ट्रांसफर करना है अपने वॉस्ट्रो अकाउंट से, जो कि बैंक एक्स के पास है, टू वॉस्ट्रो अकाउंट विद बैंक वाई। तो वॉस्ट्रो अकाउंट जानते होंगे आप, योर अकाउंट विथ अस। नॉस्ट्रो होता है आवर अकाउंट विथ यू, वॉस्ट्रो होता है योर अकाउंट विथ अस। तो अब सवाल ये कर रहा है कि इन ये जो सिचुएशन है इससे रिलेटेड आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस ट्रांजेक्शन? ऑप्शन ए कर रहा है कि द यूएसडी रेमिटेंस शुड बी क्रिस्टलाइज्ड एट द टीटी बाइंग रेट ऑन 1 December एंड फॉर्म ए3 फॉर यूरो ट्रांसफर मस्ट बी सबमिटेड बाय 6 December टू अवॉइड एनी पेनल्टी। बी कह रहा है कि जो हमारा यूएसडी रेमिटेंस है उसको टीटी बाइंग रेट पे क्रिस्टलाइज करो 10 दिसंबर को, और फॉर्म ए3 जो है यूरो ट्रांसफर के लिए 8 दिसंबर तक सबमिट करो। हाँ, लेकिन उसमें आपको 3,000 रुपए का पेनल्टी भरना पड़ेगा। सी कह रहा है कि यूएसडी रेमिटेंस को 15 दिन से पहले क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते,
और यूरो ट्रांसफर के लिए आपको फॉर्म A3 सबमिशन करना पड़ेगा 3 वर्किंग डे में। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि यूएसडी रेमिटेंस शुड बी रिटर्न टू रेमिटर आफ्टर 5 डेज एंड द यूरो ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर फॉर्म। मतलब कि दो सिचुएशन है, एक तो हमारा डॉलर का रेमिटेंस है और एक यूरो का ट्रांसफर है। आपको बताना है कि इन दोनों सिचुएशन में क्या सबसे अप्रोप्रिएट होगा। थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ें और अपना रिस्पॉन्स टाइप करें, राइट, ए बी सी और डी। चलिए दोस्तों, एक एक चीज को समझते हैं, क्लैरिटी के साथ समझते हैं एक एक पॉइंट को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देखिए, दो चीज है, क्रिस्टलाइजेशन प्लस वॉस्टो ट्रांसफर का रूल है, राइट। तो सबसे पहले क्या हो रहा है दोस्तों कि $15,000 का इनवार्ड रेमिटेंस है। $15,000 का इनवार्ड रेमिटेंस है जो कि एबीसी बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में 1 दिसंबर को क्रेडिट हो गया। बेनिफिशियरी मिस्टर शर्मा को नोटिफाई किया पर कोई रिप्लाई ही नहीं आया। 10 दिसंबर को बैंक डिसाइड करती है कि चलो रेमिटेंस को हम क्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है। दूसरी साइड क्या हो रहा है कि बैंक को 50,000 यूरो ट्रांसफर करना है अपने ही वॉस्ट्रो अकाउंट के बीच, ठीक है। बैंक का अपना वॉस्ट्रो अकाउंट है, एक बैंक एक्स के साथ है, एक बैंक वाई के साथ है। इनके बीच क्या करना है, 50,000 यूरो को ट्रांसफर करना है। अब दोस्तों आइए पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। यहाँ पे कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आई होप एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ, ऑडियो इज क्लियर, ओके। सो लेट्स क्लियर दिस कंसेप्ट हियर। मान लीजिए कि बैंक को डॉलर आया, ये मान लीजिए कि बैंक है हमारा, दिस इज द बैंक, राइट। और बैंक को क्या आया, डॉलर आया, ठीक है। तो पर कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नो रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तो पता है आपको आरबीआई का रूल क्या कहता है, यदि नो रिस्पॉन्स मिले फ्रॉम कस्टमर से तो आरबीआई का रूल कहता है कि देखो, अगर कस्टमर रिप्लाई नहीं देता है तो बैंक को राइट मिल जाता है कि अमाउंट को आप आईएनआर में क्रिस्टलाइज कर लें, डॉलर को आईएनआर में क्रिस्टलाइज कर लें। लेकिन कितने दिन वेट करना पड़ेगा, जरा चैट में लिखिए तो। हाउ मेनी डे बैंक हैव्स टू वेट, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे। पता है आपको कितना दिन वेट करना पड़ेगा? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 5 डे का वेट करो, ठीक है। आरबीआई का रूल कहता है कि 5 दिन तो वेट करो भाई, तब जाके तुम डॉलर को आईएनआर में क्रिस्टलाइज करो, ठीक है। तो आप जरा देखिए, हमारा जो पैसा आया वो 1 दिसंबर को आया। 1 दिसंबर से 5 वर्किंग डे काउंट कीजिए, तो बोलिए तो लास्ट वर्किंग डे कौन सा होगा? यदि 1 दिसंबर के बाद से 5 वर्किंग डे काउंट करेंगे तो कौन सा दिन क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा इन्हें? देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे कहा जाए तो दो, मान लीजिए कि कोई संडे नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ ऐसा संडे है या मंडे है, तो हम मान के चलते हैं कि कुछ ऐसा नहीं आया है, वर्किंग डे है सब। 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 तारीख तक वेट करना होगा। 7 दिसंबर को क्या करेगी बैंक, डॉलर को आईएनआर में क्रिस्टलाइज कर देगी, ये नियम है, 5 वर्किंग डे वेट करना है, ठीक है। तो अब लेकिन बैंक ने क्रिस्टलाइज कब किया? बैंक ने क्रिस्टलाइज किया 10 दिसंबर को, है ना। बैंक ने डिसाइड किया कि चलो हम 10 दिसंबर को क्रिस्टलाइज करते हैं, तो बैंक ने क्रिस्टलाइज किया 10 दिसंबर को। तो रूल तो है, रूल यही कहता है कि देखो क्रिस्टलाइजेशन जिस दिन होती है उस दिन का जो टीटी बाइंग रेट है वो लगता है। कौन सा रेट लगेगा दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन में? टीटी बाइंग रेट, राइट। मतलब ये हुआ कि हमें डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करना है, तो जिस दिन आपने क्रिस्टलाइज किया, जैसे आपने 8 दिसंबर को, आपने 10 दिसंबर को क्रिस्टलाइज किया, उस दिन का जो टीटी बाइंग रेट है वो आप लीजिए, राइट। तो टीटी बाइंग रेट कितना तारीख का लेंगे हम लोग? 10 दिसंबर का टीटी बाइंग रेट लेंगे। ये बताइए, ये क्लियर हुआ आपको? ये जो कंसेप्ट है क्रिस्टलाइजेशन वाला, राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जरा आते हैं वॉस्टो ट्रांसफर। अगला जो क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है वो क्या है हमारा, वॉस्टो ट्रांसफर, ठीक है। देखिए दोस्तों, बैंक को क्या करना है कि 50,000 यूरो को शिफ्ट करना है अपने ही वॉस्ट्रो अकाउंट के बीच में। इनका दो वॉस्ट्रो अकाउंट दिया हुआ है, एक बैंक एक्स के साथ है, एक बैंक वाई के साथ है, राइट। तो इनके बीच में इसको 50,000 यूरो को शिफ्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि वॉस्ट्रो ट्रांसफर में एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं फॉर्म A3, ठीक है। फॉर्म A3 मैंडेटरी है, ये तो आपको फिल करना ही पड़ेगा।
और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि 5 कैलेंडर डे, ठीक है, 5 कैलेंडर डे में सबमिट करना पड़ता है। ये आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। ये इसको आपको मैं केस स्टडी के फॉर्मेट में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दो चीजें ध्यान रखनी है हमें। सबसे पहला क्या कि देखो वॉस्ट्रो ट्रांसफर जब भी करेंगे हम, तो दो चीजें हमेशा ध्यान रखना है कि पहले तो A3 फॉर्म भरना पड़ेगा। किसको भरना पड़ेगा? बैंक को भरना पड़ेगा, मैंडेटरी है। और 5 कैलेंडर डे के अंदर सबमिट करना पड़ता है। तो जरा ड्यू डेट बता दीजिएगा, तो जरा ड्यू डेट बताइए। तो वॉस्ट्रो अकाउंट का ड्यू डेट कब होगा जी? तो ये भी ट्रांसफर मान लीजिए 1 दिसंबर को होना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म A3 सबमिट करने का ड्यू डेट है कब का होगा, जरा बताइए तो। ड्यू डेट, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ द फॉर्म A3? तो मान लीजिए 1 दिसंबर को इन्होंने वॉस्ट्रो ट्रांसफर किया, तो 1 दिसंबर में 5 दिन जोड़ दीजिए ना। और यहाँ पे कैलेंडर डे, देखिए दो चीज होता है, एक होता है कैलेंडर डे और एक होता है वर्किंग डे, दोनों में अंतर है। बैंक जो है मान लीजिए सैटरडे संडे को बंद है, तो वो वर्किंग डे में काउंट नहीं होगा, राइट। तो कितना हो जाएगा जी? 1 दिसंबर में 5 दिन जोड़िए तो 6 दिसंबर हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जो सबमिशन हुआ है वो 8 दिसंबर को हुआ है, राइट। तो दोस्तों पेनल्टी लगेगा, राइट। याद रखिएगा यहाँ पे सबमिशन जो इन्होंने किया है ना फॉर्म A3 को, इन्होंने 8 दिसंबर को सबमिट किया, लेकिन इनका ड्यू डेट क्या था? इनका ड्यू डेट था 6 दिसंबर का। तो बैंक को पेनल्टी लगेगा। कितना पेनल्टी लगेगा बैंक को? तो उसका भी नियम है दोस्तों। पेनल्टी का नियम है कि जो भी आपका डिले डेट है, जितना भी डिले हुआ है उसको 1000 से गुना कर दे, मतलब पर दिन 1000 रुपया के हिसाब से पेनल्टी लगेगा। तो आपको 6 को करना था, आपने 8 को किया, तो 6 का पेनल्टी, 7 का पेनल्टी, 8 का पेनल्टी, यानी 3 दिन का पेनल्टी लगेगा। यानी दोस्तों 3000 रुपया जो है बैंक को पेनल्टी लगेगा। क्यों क्यों लगेगा? क्योंकि इन्होंने जो वॉस्ट्रो ट्रांसफर किया बैंक एक्स टू बैंक वाई 1 दिसंबर को, इनको फॉर्म A3 सबमिट करना था 6 दिसंबर को, लेकिन इन्होंने किया 8 दिसंबर को, तो 3000 का पेनल्टी लगेगा, राइट। तो दोस्तों अब आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यूएसडी रेमिटेंस शुड बी क्रिस्टलाइज्ड एज द टीटी बाइंग रेट ऑन 1 दिसंबर एंड फॉर्म A3 नहीं, ये देखिए ये गलत है, क्योंकि अभी आपको बताया कि 5 वर्किंग डे का टाइम मिलता है। बी कह रहा है कि यूएसडी रेमिटेंस शुड बी क्रिस्टलाइज्ड टीटी बाइंग रेट ऑन 10 दिसंबर, ये भी गलत है। नहीं, बी मुझे सही लग रहा है। व्हाट डू यस, बी सही है, ठीक है। यूएसडी रेमिटेंस को आप क्रिस्टलाइज कर लीजिए टीटी बाइंग रेट पे 10 दिसंबर को, और फॉर्म A3 जो है यूरो ट्रांसफर के लिए 8 दिसंबर तक सबमिट करेंगे, तो 3000 का पेनल्टी लगेगा, राइट। सी कर रहा है कि यूएसडी रेमिटेंस कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड बिफोर 15 डे, नहीं, आपको मैंने बताया कि 5 वर्किंग डे का टाइम होता है। डी कर रहा है कि यूएसडी रेमिटेंस शुड बी रिटर्न टू रेमिटर आफ्टर 5 डेज एंड द यूरो ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर, ये भी गलत है। तो दोस्तों एक छोटा सा सवाल एक से रिवाइज कर लेते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने यहां से सीखा, प्लीज आप रिस्पॉन्स कीजिएगा। पहला सवाल है कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए वर्किंग डे कितना होता है, कितना वर्किंग डे वेट करना पड़ता है क्रिस्टलाइजेशन के लिए? मेरा सवाल है क्रिस्टलाइजेशन के लिए कितना वर्किंग डे अलाउड है? ऑप्शन ए कर रहा है 3 डेज, बी कर रहा है 5 डेज, और सी कर रहा है 7 डेज। जस्ट टाइप ABC, बोलिए क्रिस्टलाइजेशन के लिए कितना वर्किंग डे वेट अलाउड है? 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन? व्हाट डू यू थिंक? तो दोस्तों अभी आपको बताया कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो अलाउड वर्किंग डे होता है वो 5 दिन का होता है। फिर बताइए फॉर्म A3 जो होता है वो कितने कैलेंडर डे में सबमिट करना होता है? फॉर्म A3 कितने कैलेंडर डे में सबमिट करना होता है? 3 दिन, बी में कर रहा हूं 5 दिन, और सी में कर रहा हूं 10 दिन, बताइए। तो दोस्तों अभी बताया था कि 5 कैलेंडर डे में फॉर्म A3 सबमिट करना होता है। और पेनल्टी कितनी लगती है पर दिन? पेनल्टी पर डे कितनी है? सो पेनल्टी पर डे इज ₹1000, राइट। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। तीनों कंसेप्ट यहां से क्लियर है। क्रिस्टलाइजेशन का कितना दिन वेट करना है, और आपको फॉर्म A3 कितने दिन में सबमिट करना है। क्रिस्टलाइजेशन के लिए 5 वर्किंग डे, फॉर्म A3 के लिए 5 कैलेंडर डे। प्लीज नोट इट डाउन, ये दोनों रूल को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आइए दोस्तों ये TC पे है, ट्रैवलर चेक पे है। अब सब वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो एक बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि ट्रैवलर चेक प्लस आउटवर्ड रेमिटेंस रेट पे बेस्ड है। लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लाइक दिस। आज एक कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने $5000 का ट्रैवलर चेक इन कैश करवाना है। इनको क्या करना है कि $5000 का ट्रैवलर चेक जो है इन्हें इन कैश कराना है, राइट। और यहाँ पे आपको डेटा दी गई है, इन्होंने
जीबीपी 10,000 जीबीपी आउटवार्ड रेमिटेंस इन्हें भेजने हैं। दो चीज करना है, $5,000 का ट्रेवलर चेक इनको इनकैश कराना है और 10,000 जीबीपी आउटवार्ड रेमिटेंस भेजने हैं और कुछ रेट्स दिए गए हैं, राइट। देखिए टीटी टीसी बाइंग रेट, करेंसी बाइंग रेट दिया हुआ है, टीटी सेलिंग रेट, फॉरवर्ड सेलिंग रेट दिया हुआ है, राइट। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट अमाउंट शुड द बैंक प्रोसेस फॉर दिस ट्रांजेक्शन, कितना अमाउंट बैंक प्रोसेस करेगी इन सभी ट्रांजेक्शन के लिए। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि 4,14,000 टीसी के लिए और 10,45,000 आउटवार्ड रेमिटेंस के लिए, 4,13,500 टीसी के लिए और 10,52,000 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बुक। ऐसे करके और भी ऑप्शन दिए हुए, मतलब दो केस है, टीसी है और आउटवार्ड रेमिटेंस है, राइट। तो आइए दोस्तों, टीसी का एक सिंपल सा गोल्डन रूल याद रखिएगा। ट्रैवलर चेक का एक गोल्डन रूल है जो कि आपको पता होना चाहिए कि इसके रेमिटेंस को डील करने के लिए क्या रूल है टीसी का। तो टीसी का रूल यही है कि ट्रैवलर चेक ऑलवेज यूज टीसी बाइंग रेट। ट्रैवलर चेक जो है हमेशा टीसी बाइंग रेट को यूज करता है। और जो हमारा कैश नोट होता है इसके लिए कौन सा रेट यूज होता है, इसके लिए रेट यूज होता है करेंसी बाइंग रेट, ठीक है। यहां पे हमें टीसी बाइंग रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 82.80, यहां देख सकते हैं, और करेंसी बाइंग रेट दिया हुआ है 82.70, राइट। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना अमाउंट बैंक प्रोसेस करे। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको यदि टीसी के लिए निकालना है तो क्या करेंगे आप, व्हाट विल यू डू, जस्ट टेक दिस रेट विच इज 82.80 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट विच इज 5,000, राइट। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 82.80, so that will give you 4,14,000, 4,14,000 आपका अमाउंट होगा। तो 4,14,000 फॉर टीसी हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, क्या टीसी के लिए करेंसी बाइंग रेट लग सकता है? नहीं लग सकता है दोस्तों। यदि करेंसी होगा तभी, देखिए चेक रहेगा तो टीसी बाइंग रेट लगाइए, करेंसी है तो करेंसी बाइंग रेट लगाइए, सिंपल सा रूल है। अच्छा दूसरा केस को देखिए, तो ये तो हमने ट्रेवलर चेक की बात कर ली। नाउ ही हैज आल्सो रिक्वेस्टेड 10,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आउटवार्ड रेमिटेंस, राइट। तो जीबीपी आउटवार्ड रेमिटेंस है, राइट। तो यहाँ पे आपको दोनों रेट दिया हुआ है, टीटी सेलिंग रेट भी दिया हुआ है, फॉरवर्ड सेलिंग रेट भी दिया हुआ है, राइट। तो उसके लिए क्या रूल होता है, मैं पहले आपको रूल समझा देता हूं कि कौन सा रेट लेना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जीबीपी का यदि हमारा आउटवार्ड रेमिटेंस हो, राइट, तो यदि देखिए दो चीज होता है, यदि मान लीजिए इमीडिएट रेमिटेंस है, तुरंत रेमिट करना है, तुरंत पैसा भेजना है, तो उस केस में हम लोग टीटी सेलिंग रेट लगाएंगे, समझे। और यदि मान लीजिए कि आगे भेजना है, मतलब कि कुछ दिन बाद हमें रेमिट करना है, राइट, तो कुछ दिन बाद यदि हमें रेमिट करना है उस केस में हम लोग फॉरवर्ड सेलिंग रेट लगाएंगे, राइट। तो ये ध्यान रखना है फॉरवर्ड सेलिंग रेट। तो लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आउटवर्ड रेमिटेंस व्हेन टीटी सेलिंग रेट, अच्छा फॉरवर्ड 3 मंथ का दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कस्टमर ने क्या रिक्वेस्ट किया, कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया आउटवर्ड रेमिटेंस, लेकिन कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं है, तो हमें कौन सा रेट लेना पड़ेगा। कहीं लिखा हुआ है क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। कस्टमर ने कस्टमर ने जीबीपी, देखिए कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया 10,000 जीबीपी का रेमिटेंस, राइट, लेकिन कहीं लिखा नहीं हुआ है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमें क्या लेंगे, टीटी सेलिंग रेट लेंगे। टीटी सेलिंग रेट कितना है 104.50, राइट। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कितना जीबीपी है जी, 10,000 जीबीपी है इंटू 104.50, दैट विल गिव यू 10,45,000, राइट। तो इतना अमाउंट रहेगा आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, तो टीसी के लिए हो जाएगा 4,14,000 एंड फॉर आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए हो जाएगा 10,45,000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं प्लीज जवाब दीजिएगा। बताइए ट्रेवलर्स चेक के लिए टीसी के लिए कौन सा रेट यूज करते हैं। ऑप्शन ए करेंसी बाइंग, ऑप्शन बी टीसी बाइंग, ऑप्शन सी टीटी सेलिंग। बोलिए टीसी के लिए कौन सा रेट यूज करते हैं, तो टीसी के लिए हम लोग टीसी बाइंग रेट यूज करेंगे। फिर बताइए आउटवर्ड रेमिटेंस है इमीडिएट वाला, आउटवर्ड रेमिटेंस यदि हमारा इमीडिएट है तो कौन सा रेट यूज करेंगे। ऑप्शन में दे रहा हूं टीटी सेलिंग, ऑप्शन बी टीटी बाइंग, ऑप्शन सी फॉरवर्ड। बोलिए आउटवर्ड रेमिटेंस तुरंत होना है तो कौन सा रेट यूज करेंगे। तो दोस्तों पता होना चाहिए कि आउटवर्ड रेमिटेंस यदि तुरंत आपको करना है, इमीडिएट करना है, अभी आपको बताया था कि आपको टीटी सेलिंग रेट करना है, राइट। और यदि आउटवर्ड रेमिटेंस फॉरवर्ड में हो तो वहां पे आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको इन दैट केस यू हैव टू यूज द फॉरवर्ड सेलिंग रेट।
राइट। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमने एक ट्रैवलर चेक का क्वेश्चन कैसे डील करना है। ट्रैवलर चेक रहे, ठीक है, आउटवार्ड रेमिटेंस रहे, हाउ टू डील विद दैट, ठीक है। और आपका ये पेज नंबर 29 में सेम रेफरेंस रूल लिखा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेट्स से दिस वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। द क्वेश्चन इज ऑन 15 अक्टूबर, राइट, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी डे का हॉलीडे एडजस्टमेंट है। आइए देखते हैं। बेसिकली एक्सपोर्टर ने 15 अक्टूबर को 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, लिखा है 15 अक्टूबर को एक्सपोर्टर ने 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, और इसने क्या किया कि $50,000 83.50 के रेट से बेचा। सेल सेल $5 लाख एट 83.50 रुपीज पर डॉलर। मैच्योरिटी डेट दे रखा है 15 जनवरी का। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ कि 15 जनवरी जो है वो सडन बैंक हॉलीडे हो गया, ठीक है, ये 10 जनवरी को डिक्लेयर हो गया था, और 14 जनवरी संडे है। अब हमें डिसाइड करना है कि सेटलमेंट कब होगा, कौन सा रेट अप्लाई होगा। तो इसके पीछे कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर है तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आइए देखते हैं क्या कंसेप्ट है। लेट्स सी द कंसेप्ट दैट इज इन्वॉल्व। तो दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेट एडजस्ट होती है हॉलीडे के बेसिस पर, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट हॉलीडे के बेसिस पर एडजस्ट होती है? तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। आपके बुक में साफ साफ लिखा हुआ है और इस पे सवाल भी आया हुआ है कि हमारे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा ऑप्शन फॉरवर्ड, और एक होता है हमारा फिक्स फॉरवर्ड। ऑप्शन फॉरवर्ड एंड फिक्स फॉरवर्ड, देर आर टू टाइप ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन फॉरवर्ड एंड फिक्स फॉरवर्ड। तो ये वाला जो हमारा सिचुएशन है, दिस इज द काइंड ऑफ फिक्स डेट फॉरवर्ड। तो जो सेटलमेंट होगा, तो जो हमारा चूंकि फिक्स फॉरवर्ड है, तो सेटलमेंट जो होगा वो एग्जैक्ट मैच्योरिटी डेट पर होगा। सेटलमेंट विल हैपन एग्जैक्ट मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट कब का है जी? मैच्योरिटी डेट यहां लिखा हुआ है 15 जनवरी का है, तो जो सेटलमेंट होगा वो एग्जैक्टली 15 जनवरी का होगा। समझे? ये फिक्स्ड वाला डेट वाला कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए फेडाई का सिंपल सा नियम है। फेडाई बोलता है कि देखो अगर मैच्योरिटी सडन हॉलीडे हो जाए तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे सेटल करो। दो चीज होता है दोस्तों, सडन मतलब पहले से एक होता है डिक्लेयर और एक होता है सडन। यदि मान लीजिए आपका जो मैच्योरिटी है वो सडन हॉलीडे पे हो जाए तो उसको तुम नेक्स्ट वर्किंग डे पे ले जाओ, ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग डे पे सेटल करो। लेकिन एक कैच ये है कि अगर नेक्स्ट वर्किंग डे भी वीकेंड है, हॉलीडे है, तो जो प्रीवियस वर्किंग डे हो वहां शिफ्ट करते हैं, राइट। तो जरा देखिए यहाँ पे इस केस में अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल डेट है, ओरिजिनल डेट जो मैच्योरिटी का है वो 15 जनवरी का है, ठीक है। लेकिन 15 जनवरी जो है एक तरह का क्या है जी, सडन सडन हॉलीडे है, लिखा है ना 15 जनवरी सडन हॉलीडे है। नॉर्मल रूल क्या बोलता है कि तुम 16 जनवरी पे ले जाओ, राइट, नेक्स्ट वर्किंग डे। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे 14 जनवरी जो है ये 16 जनवरी होगा, 16 जनवरी संडे, राइट, 16 जनवरी संडे। तो नॉर्मली क्या बोलता है कि नेक्स्ट वर्किंग डे पे ले जाओ, तो 15 के बाद अगला दिन होगा 16 जनवरी, राइट। तो 16 जनवरी को संडे है तो ये भी नहीं होगा। तो रूल क्या बोलता है कि आप उसको प्रीवियस वर्किंग डे पे ले जाइए, यानी 14 जनवरी को कीजिए। समझे? तो यहाँ पे इसमें सही जवाब होगा 14 जनवरी को करना है। प्रीवियस वर्किंग डे मान लीजिए 14 जनवरी है, कुछ नहीं लिखा है तो मान के चलिए जीरो वो अप्लाई हो। तो इसका सही जवाब होगा 14 जनवरी एट द प्रिवेलिंग फॉरवर्ड, 14 जनवरी एट 83.40। डी नंबर करेक्ट है, राइट। तो दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का यही सबसे बड़ा फायदा है कि रेट प्रोटेक्शन आपको मिलता है, मतलब मैच्योरिटी शिफ्ट हो जाएगी, रेट आपका सेम रहेगा, और फॉरवर्ड रेट जो है वही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये लॉक है। तो सेटलमेंट डेट कब हो जाएगा? 14 जनवरी का हो जाएगा, रेट हमारा फॉरवर्ड रेट ही लगेगा, राइट। तो इसका सही जवाब है 14 जनवरी एट INR 83.50। तो हमने क्या सीखा कि यदि हमारा सडन हॉलीडे हो तो सेटलमेंट डेट जो है नेक्स्ट वर्किंग डे में आप शिफ्ट कीजिए। लेकिन फिक्स डेट फॉरवर्ड में रेट चेंज होता है क्या? बताइए, फिक्स डेट फॉरवर्ड में रेट चेंज होता है? नहीं होता है रेट चेंज। यही तो सबसे पहले फायदा है कि आपका रेट वही का वही रहेगा, रेट नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये चीज हमने समझ लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एबीसी बैंक को एक इनवार्ड रेमिटेंस रिक्वेस्ट मिला, किसे? एक क्लाइंट से, जिन्हें डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करना है। और इंटर बैंक स्पॉट रेट आपको दे रखा है इन्होंने यूएसडी का 75.0050, 75.0075। तो ये एक बिड
है और एक आस्क रेट है। डॉलर टू INR, इंटरबैंक स्पॉट रेट इज कोटेड लाइक दिस, बैंक अप्लाई मार्जिन ऑफ 10 पैसा, व्हाट विल बी द रेट फॉर इनवर्ड रेमिटेंस इफ इंटरबैंक स्पॉट रेट इज दिस मच, बैंक अप्लाई। सो ऑब्वियसली मतलब एक ही चीज है, कितना कस्टमर का रेट क्या, मतलब सिंपल सी बात है कि इंटरबैंक बाइंग रेट तो कस्टमर का रेट क्या होगा। तो दोस्तों आप बताइए, यहाँ पे कीवर्ड इन्होंने लिखा है इनवर्ड रेमिटेंस, मतलब पैसा आ रहा है, हमारे देश में पैसा आ रहा है। तो इनवर्ड रेमिटेंस में बैंक क्या करती है दोस्तों, रेट में मार्जिन जोड़ती है या रेट में मार्जिन घटाती है। आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि रेट में मार्जिन जोड़ती है, और ऑप्शन बी कर रहा हूँ कि नहीं, रेट में मार्जिन घटाती है। देखिए इनवर्ड रेमिटेंस में आपको लॉजिक समझा देता हूँ, इसके पीछे कैसे आपका थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। कि देखिए जब भी हम इनवर्ड रेमिटेंस की बात करते हैं ना, इसका मतलब सिंपल होता है कि ये भारत है, बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से मान लीजिए डॉलर आ रहा है, तो बैंक के पर्सपेक्टिव से ये क्या है जी, बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचें तो ये एक तरह का बाइंग ट्रांजेक्शन है। और दोस्तों आपको पता होगा कि बाइंग ट्रांजेक्शन में जो मार्जिन है वो बैंक कम करके देती है, क्योंकि खरीद रही है ना, सस्ते में खरीदेगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए इनवर्ड रेमिटेंस एक तरह से बैंक के पर्सपेक्टिव से बाइंग ट्रांजेक्शन है। इस केस में आपको जो दो रेट दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 75.0050 और एक दिया हुआ है 75.0075। तो कौन सा रेट लेंगे जी, ये होता है बाइंग, तो हमारा बाइंग रेट है 75.0050 और 75 वाला सेलिंग रेट है। अच्छा, तो बैंक मार्केट से 75.0050 पर खरीद सकता है, और ये जो 10 पैसा दिया हुआ है, ये मार्जिन दिया हुआ है, तो बैंक का मार्जिन कितना है जी, 10 पैसा है। 10 पैसा को आप रुपये में कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.10 रुपये हो जाएगा, है ना। 0.10 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली ये मार्जिन हो जाएगा। अब आप ये बताइए मार्जिन को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो घटा देंगे, माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 74.9050, यही तो आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये वो रेट है जिसमें कस्टमर को इंडियन रुपीज मिलेगा जब यूएसडी इनवर्ड रेमिट हो रहा है भारत में। मतलब कि जिस रेट पे कस्टमर को इंडियन रुपीज मिलेगा, मतलब कस्टमर जाएगी बैंक के पास, बोलेगी कि देखो मेरे अकाउंट में पैसा आया है डॉलर में, अब मुझे चाहिए रुपी में, तो बैंक जो है इसी रेट पे कस्टमर को देगी। किस रेट पे देगी, 74.9050। तो हमने क्या सीखा कि देखो इनवर्ड रेमिटेंस में क्या होता है कि बैंक डॉलर खरीदता है, ठीक है, बैंक डॉलर खरीदेगा, बाइंग रेट पे खरीदेगा, मार्जिन माइनस करेगा, और जो फाइनल रेट है वो ये होगा। चलिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इनवर्ड रेमिटेंस। ओके, अच्छा एक आउटवर्ड रेमिटेंस का बात करते हैं, लेट्स सी द आउटवर्ड रेमिटेंस। हाँ, अब ये देखिए सेम सिचुएशन है, इंटरबैंक स्पॉट रेट दिया हुआ है, बैंक 10 पैसा का मार्जिन अप्लाई कर रही है। अब आपको बताना है कि आउटवर्ड रेमिटेंस का क्या रेट होगा। तो दोस्तों बताइए आउटवर्ड रेमिटेंस में कस्टमर को क्या रेट मिलता है, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आउटवर्ड रेमिटेंस में बैंक क्या करता है, मार्जिन को जोड़ता है या मार्जिन को माइनस करता है, ये बताइए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हैपन इन द केस ऑफ आउटवर्ड रेमिटेंस, डू बैंक ऐड द मार्जिन और डू बैंक सब्ट्रैक्ट द मार्जिन। दोस्तों आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब सिंपल है कि जैसे ये मान लीजिए भारत है हमारा, तो इससे जो है पैसा बाहर जा रहा है, राइट, इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है। तो बैंक क्या कर रही है, बैंक डॉलर बेच रही है। तो जब बैंक बेचती है तो वो कौन सा रेट यूज करेगी जी, बैंक जब बेचती है तो सेलिंग रेट यूज करेगी, राइट। तो आउटवर्ड रेमिटेंस का सिंपल सा मतलब है कि आप सेलिंग रेट यूज कीजिए, आप सेलिंग रेट यूज कीजिए और प्लस जो मार्जिन है उसमें ऐड कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे सेलिंग रेट क्या है हमारा, और ऑब्वियसली यहाँ पे दे रखा है 75.0075, और मार्जिन कितना है 10 पैसा। 10 पैसा को आप रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे 0.10 हो जाएगा, राइट। सो द आंसर विल बी 75.1075, ए नंबर इज द करेक्ट वन, राइट। तो ये ध्यान रखना है हमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, कंसेप्ट बेस्ड सवाल है। अब दोस्तों अभी जो हमने सीखा उसका एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है कि टीटी बाइंग रेट कैसे कैलकुलेट होता है जब यूएसडी इनवर्ड रेमिटेंस आता है। तो दोस्तों देखिए क्या है कि जो XYZ बैंक है, इनको इनके पास $1,00,000 का इनफ्लो हो रहा है, कैसे, टीटी के माध्यम से। टीटी क्या होता है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। मार्केट का रेट इन्होंने दे रखा है 76.09 तो 76.11, राइट। तो ये मार्केट का रेट दिया हुआ है, तो मार्केट का रेट दिया हुआ है 76.09 76.11। फिर दोस्तों बैंक मार्जिन जो है 10 पैसा है, राइट, मार्जिन दिया हुआ है 10 पैसे का। कस्टमर फिर कह रहा है कि व्हाट विल बी द टीटी बाइंग रेट कोटेड टू द कस्टमर फॉर इनवर्ड फ्लो।
इन वाट ऑफ यूएसडी, यही कह रहा है। मार्केट रेट दिया हुआ है आपको, तो बैंक अप्लाई अ मार्जिन ऑफ 10 पैसा, व्हाट विल बी द टीटी बाइंग रेट कोटेड टू द कस्टमर। तो सबसे पहले यहाँ पे कैसा रेमिटेंस हो रहा है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, क्योंकि दोस्तों इनके अकाउंट में, इनके नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा आ रहा है, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। तो इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब कि बाहर से पैसा आ रहा है, राइट। तो बैंक क्या कर रही है, बैंक जो है डॉलर खरीद रही है, किससे, कस्टमर से, राइट। और जब बैंक खरीदती है तो मार्केट बाइंग रेट यूज करेगी। तो ये आपको समझना है दोस्तों, दो चीज याद रखिएगा कि जब भी इनवर्ड रेमिटेंस होता है सो बैंक इज बाइंग डॉलर, और जब बैंक खरीदती है तो वो सस्ते दाम में खरीदेगी तो बाइंग रेट अप्लाई करेगी, और हमेशा मार्जिन को क्या करेगी, सब्ट्रैक्ट करेगी, राइट। तो ये रूल याद रखिएगा कि जो हमारा टीटी बाइंग रेट होता है, टीटी बाइंग रेट होता है, ये हमारा इंटर बैंक बाइंग रेट, इंटर बैंक बाइंग रेट माइनस मार्जिन, ये होता है। तो दोस्तों आइए कैलकुलेट करते हैं। पहले बाइंग रेट पहचानिए, कौन सा बाइंग रेट है। तो ये हमारा बाइंग रेट है 76.09, दिस इज द बिड रेट, 76.11 इज द आस्क रेट। तो पहले बाइंग रेट ले लेंगे हम लोग 76.09। अच्छा, मार्जिन हमें पैसा में डायरेक्टली दिया हुआ है इन्होंने, तो मार्जिन क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस 0.10। तो जो हमारा अल्टीमेट टीटी बाइंग रेट होगा वो हो जाएगा 75.99, राइट। 75.99 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। लगातार 3 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा ये देखिए, ये सही वाला सवाल देखिए। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों कि मार्केट का रेट वही दिया हुआ है, और आपको बताना है कि वेयर इज द मार्केट रेट फॉर यूएसडी आईएनआर, व्हाट इज द मार्केट बाइंग रेट रिप्रेजेंट। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने अभी देख लिया है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल लग रहा है मुझे, आइए इसको देखते हैं। लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, एक्सपोर्टर ने 3 अक्टूबर 2021 को एक्सपोर्टर कस्टमर टेंडर एंड एक्सपोर्ट बिल फॉर 5 लाख डॉलर, ठीक है। और ड्रॉ किया गया 120 डे फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट जो है स्टार्ट हुआ, शिपमेंट डेट था 3 अक्टूबर 2021, और ड्यू डेट था हमारा 1 फरवरी 2022। कुछ कंडीशन दिए हुए हैं कि एक्सचेंज मार्जिन 0.15% लगाना है, स्पॉट रेट दिया हुआ है, आपको प्रीमियम दिया हुआ है जनवरी का 45/46 पैसा, रेट को कोट करना है 0.25 पैसा में, एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 8.50% फॉर पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस अप टू 180 डेज, और भी बहुत सारी चीजें दी, वो सब आगे यूज होगा। पहले सवाल कर रहा है कि व्हाट इज द बिल बाइंग रेट कोटेड टू द कस्टमर फॉर एन एक्सपोर्ट बिल, इफ द स्पॉट रेट इज दिस मच, मार्जिन इज दिस मच, प्रीमियम इज दिस मच। देखिए दोस्तों, पहले सवाल का ये है कि कोई एक्सपोर्ट बिल है, उसके लिए कस्टमर को कितना बिल बाइंग रेट कोट किया जाएगा बैंक के द्वारा, स्पॉट रेट पता है, मार्जिन पता है, प्रीमियम पता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि एक्सपोर्ट बिल बाइंग में मार्जिन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मेरा सवाल है कि एक्सपोर्ट बिल वाले केस में व्हाट वी डू टू द मार्जिन, डू वी ऐड द मार्जिन और डू वी सब्ट्रैक्ट द मार्जिन। दोस्तों क्या सोच रहे हैं, सही बात है, एक्सपोर्ट बिल है तो बाइंग बाइंग पर्सपेक्टिव है, बैंक के पर्सपेक्टिव में तो बैंक हमेशा मार्जिन डिडक्ट होगा। चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मार्केट बाइंग रेट लेंगे। तो स्पॉट रेट हमें दिया हुआ है 74.114 ऑब्लिक 74.15, दो स्पॉट रेट दिया हुआ है। यहाँ देखिए कौन सा रेट लेंगे, सो वी विल टेक 74.14, दिस इज द बिड रेट और दिस इज द बाइंग रेट। चलिए, तो ये बेस रेट हो गया। अब उस पर मार्जिन अप्लाई करना है, ठीक है, मार्जिन अप्लाई कीजिए। मार्जिन कितने का है, सो मार्जिन दे हैव गिवन इज 0.15%, राइट। सो अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मार्जिन पहले ले प्रीमियम पहले ले। आइए समझ जाते हैं। पहले मार्जिन अप्लाई कीजिए, मार्जिन है 0.15% ऑफ व्हाट, 70, आई थिंक इट इज 75, यस 75.14, राइट। तो जरा आप देखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, 0.15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75.14, ये हो जाएगा कितना, 0.1127, राइट। तो ये तो मार्जिन मिल गया। तो जो हमारा एडजस्टेड रेट मिलेगा, हमारा जो एडजस्टेड रेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, व्हाट विल बी द एडजस्टेड रेट, एडजस्टेड रेट मिलेगा 75.14 माइनस 0.1127, क्योंकि मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बाइंग वाला केस है, बाय वाला केस है ना, तो मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दैट विल गिव अस 75.0273 अप्रॉक्स, राइट। सो दिस इज द एडजस्टेड रेट।
अब क्या करना है, इसमें एडजस्टेड रेट में हमें प्रीमियम ऐड करना है। वी हैव टू ऐड द प्रीमियम। प्रीमियम क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि प्रीमियम हमेशा ऐड होता है, राइट। प्रीमियम ऐड होता है। प्रीमियम कितना दिया हुआ है दोस्तों? 45 पैसा दिया हुआ है प्रीमियम। दे हैव गिवन 45 पैसा। प्रीमियम इज 45 पैसा। 45 पैसा को आप रुपए में ले सकते हैं 0.45 रुपीज। तो जो हमारा फॉरवर्ड बिल बाइंग रेट होगा, आवर फॉरवर्ड बिल बाइंग रेट विल बी हाउ मच? इट विल बी 75.0273 plus 0.45, that will be 75.4773, राइट। और यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है कि आपको जो है ना रेट को कोट करना है 0.25 पैसा से नियरेस्ट। आइए कोट कर लेते हैं इसको। 0.25 पैसा से नियरेस्ट लगभग सेम ही रहेगा, 75.4770 ये होगा, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज इसके स्टेप समझिएगा। अब यहाँ पे आप यदि मान लीजिए प्रीमियम पहले अप्लाई कीजिएगा, तो प्रीमियम पहले अप्लाई कीजिएगा तो आप करके देख लीजिए, प्रीमियम पहले अप्लाई कर लीजिए और फिर मार्जिन अप्लाई कीजिए। तो आप दोनों तरह से कैलकुलेट कीजिए और फिर देखिए क्या कि सबसे लो रेट किस में आ रहा है, बैंक वही कोट करेगी, है ना। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि प्रीमियम पहले जोड़ना है या मार्जिन पहले घटाना है, समझे क्या पहले करना है उसमें मत रहिए। आप खुद से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए दोनों तरीके से। जो भी लो रेट होगा बैंक वही कोट करेगी, राइट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है इसका, राइट। तो हमने इससे क्या सीखा दोस्तों कि देखिए स्पॉट रेट पहले ले लेंगे, मार्जिन माइनस कर लेंगे, प्रीमियम को ऐड कर लेंगे तो हमें फाइनल रेट मिल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों मजा आने वाला है ये सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में। लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि सेम सिचुएशन है, राइट, द सिचुएशन इज द सेम। और यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 120 डेज, राइट। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 120 डेज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.50% ऑन एन अमाउंट ऑफ दिस। अब ये अमाउंट कैसे आया वो मैं आपको बताता हूं। तो ये क्वेश्चन है पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस के इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस। मतलब कि आपने शिपमेंट कर दिया, उसके बाद आप फाइनेंस ले रहे हैं, बैंक आपको फाइनेंस दे रही है, राइट। तो दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू द सेम। तो बेसिकली बार बार ये एग्जाम में आया है कि एक्सपोर्टर ने एक एक्सपोर्ट बिल टेंडर किया, 5 लाख का था एक्सपोर्ट बिल, और बैंक ने उसको एक आईएनआर अमाउंट दिया। आईएनआर अमाउंट भी आपको यहाँ देखिए लिख दिया है, हो सकता है कि आपको निकालना पड़े। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया आईएनआर अमाउंट, बैंक ने उसको इतना आईएनआर दिया क्योंकि उसने एक्सपोर्ट किया ना, तो बैंक पैसा देगी। अब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा किसके लिए? 120 दिन के लिए। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ 8.50%। अब आप बोलेंगे कि 120 दिन आ कहां से रहा है? देखिए ऐसा है कि शिपमेंट डेट है 3 अक्टूबर, ठीक है, और ड्यू डेट है आपका 1 फरवरी। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे ना, तो ये लगभग लगभग 4 महीना हो रहा है, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, यस। तो ये जो 4 महीना है यही 120 दिन की बात हो रही है, ठीक है। तो 120 दिन का इंटरेस्ट कितना होगा ये पूछ रहा है। अब आप ये बताइए कि क्या इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है इस टाइप के केस में? हाँ दोस्तों सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट होगा। और फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट निकालने का? आपको पता ही है। इंटरेस्ट यदि निकालना है, इफ यू वांट टू कंप्यूट द इंटरेस्ट, सो दैट विल बी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पे प्रिंसिपल भी हमें पता है कि 3,77,000, सॉरी 3,77,38,500। सो 3,77,38,500, दिस इज द प्रिंसिपल। व्हाट इज द रेट? रेट इज 8.50%। सो रेट हमें दिया हुआ है 8.5 अपॉन 100। व्हाट इज द टाइम? टाइम दिया हुआ है अच्छा 120 दिन, 120 डेज, 120 अपॉन 365, राइट। अब यहाँ पे 8.50% का मतलब क्या है? सो सिंपल है, बस इसको कंप्यूट कर लीजिए, प्लीज कंप्यूट इट। सो दैट विल गिव यू 1054610, जस्ट यू हैव टू कंप्यूट इट, 1054610। सो दिस मच इंटरेस्ट बैंक विल चार्ज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, राइट। दिस मच इंटरेस्ट, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको कंप्यूट करना है। 10,54,610 का ब्याज बैंक चार्ज करेगी 120 दिन के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने एडवांस दिया है, तो एडवांस दिया है तो बैंक तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। चलिए उसके बाद इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ये देखिए इसमें कमीशन भी बैंक का भी लिया गया है। तो आप देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेबल टू द एक्सपोर्टर कस्टमर इफ द कैलकुलेटेड बिल अमाउंट इज दिस मच, इंटरेस्ट इज दिस मच, कमीशन इज दिस मच। मतलब आपको इंटरेस्ट पता है, कमीशन पता है, बिल अमाउंट पता है, तो फाइनली अमाउंट कितना पे करेगी, एक्सपोर्टर को फाइनल कितना पैसा मिलता है बताइए।
दोस्तों बैंक क्या करती है कि बैंक जब एक्सपोर्टर का बिल परचेज करती है ना तो वो तुरंत पैसा दे देता है, लेकिन बैंक क्या करती है कि इनका जो इंटरेस्ट है और बैंक का जो कमीशन है, राइट, ये अपफ्रंट डिडक्ट कर देता है। दे डिडक्ट इट अपफ्रंट। अपफ्रंट क्या कर लेती है, बैंक डिडक्ट कर देती है। ठीक है, तो जो अमाउंट फाइनल मिलता है, राइट, जो कस्टमर को क्रेडिट होता है अमाउंट, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि देखो, बिल अमाउंट ले लो, उसमें से इंटरेस्ट को जो हटा दो, उसमें से कमीशन को हटा दो। ठीक है, ये आपका अमाउंट मिलेगा फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कितना है हमारा, इंटरेस्ट है 10,54,610। कमीशन कितना है, 23,587। ये हमारा इंटरेस्ट कमीशन है। बिल का अमाउंट कितना है, बिल का अमाउंट है 3,77,38,500। सो यदि आप इसको कंप्यूट करें, 3,77,38,500 माइनस 10,78,197, सो इतना जो है अमाउंट कस्टमर को क्रेडिट होगा, 3,66,60,303। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है फाइनल पेबल होगा, राइट, टू द एक्सपोर्टर। सो विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, 3,66,60,303। यस, दिस वन इज करेक्ट। समझे दोस्तों, लॉजिक को समझिए। कमीशन बैंक चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी पोस्ट स्टेटमेंट फाइनेंस में, तो फाइनल अमाउंट जो क्रेडिट होगा वो 366 वाला है। अब आइए दोस्तों एक क्रॉस रेट पे मजेदार क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रॉस रेट। तो यहाँ पे देखिए XYZ बैंक को एक टास्क दिया हुआ है कि इन्हें इंपोर्ट बिल को रिटायर करना है। दे हैव बीन टास्क विद रिटायरिंग एन इंपोर्ट बिल फॉर $1,00,000 GBP बाय TT। कुछ डिटेल दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, तो इंटर बैंक GBP INR कितना होगा ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, XYZ बैंक को 1,00,000 GBP को रिटायर करना है DT के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हमें GBP को INR में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वी वांट टू कन्वर्ट GBP टू INR, लेकिन हमें डायरेक्ट रेट नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, GBP को पहले डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और फिर डॉलर को INR में कन्वर्ट करेंगे। यानी पाउंड को पहले डॉलर में कन्वर्ट करो और फिर डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि हमें दोनों रेट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि दोनों का बिड रेट भी दिया हुआ है, आस्क रेट भी दिया हुआ है, तो कौन सा रेट चूज करें। ठीक है, तो ये देखिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटर बैंक रेट। यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, क्वेश्चन इज आस्किंग इंटर बैंक। इंटर बैंक का मतलब क्या होता है कि बैंक बेस्ट अवेलेबल मार्केट रेट यूज करेगा, राइट। तो हम यूज करेंगे 1.2185 और 75.4870। क्यों क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इंपोर्ट बिल को रिटायर करना है, एक तरह से सेलिंग रेट लगेगा, दोनों का सेलिंग रेट ही हमें लेना है, राइट। अब आप ये बताइए कि मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सा नियम है, आप ऐसे लिखिए कि जेबीपी पर आईएनआर निकालना है ना, इसको ऐसे लिखिए, जेबीपी पर यूएसडी इंटू यूएसडी पर आईएनआर, तो सिंपल मल्टीप्लाई होगा। तो 1.2185 मल्टीप्लाइड बाय 75.4870। हम आप पूछ सकते हैं कि हमने यही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है इंपोर्ट बिल को रिटायर करना है, राइट। तो रिटायर पेमेंट एक तरह से होता है, तो इंपोर्ट बिल वाला केस है, सेलिंग रेट लगेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा, यू विल गेट, एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 91.9809, राइट, 91.9809। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन से यही सीखा कि देखो जीबीपी टू आईएनआर डायरेक्ट रेट नहीं दिया था, पहले जीबीपी यूएसडी लीजिए, फिर यूएसडी आईएनआर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको इंटर बैंक रेट मिल जाएगा, और इंटर बैंक रेट मार्केट का बेस्ट रेट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इसी से क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मार्जिन भी दिया हुआ है, मतलब सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट ओनली थिंग इज दैट दे हैव गिवन मार्जिन आल्सो। और मार्जिन देने के बाद आपको एप्लीकेबल जीबीपी आईएनआर रेट बताना है। तो मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब यही होता है कि बैंक थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करती है इंटर बैंक रेट पे, क्योंकि बैंक भी प्रॉफिट बनाता है ना। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो आपका मार्केट रेट है, ठीक है, उस पे बैंक थोड़ा सा कमीशन चार्ज करती है, ये हो जाता है हमारा कस्टमर रेट। ठीक है, तो मार्जिन कितना दिया हुआ है जी, 0.20% दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए,
0.20% इसको ले सकते हैं ना, 0.002। ठीक है, तो जो हमारा एप्लीकेबल रेट होगा, अवर एप्लीकेबल रेट जो हमसे पूछा गया है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इंटर बैंक रेट प्लस इंटर बैंक इंटू मार्जिन, ये रेट हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो इंटर बैंक रेट हमें पता है, वी नो द इंटर बैंक रेट 91.9809 प्लस 0.002 इंटू 91.9809, दैट वुड बी हाउ मच? इसको कंप्यूट करेंगे 91.9809 प्लस 0.1839, दैट विल गिव यू 92.1648। सी नंबर करेक्ट। तो दोस्तों याद रखेंगे, इंटर बैंक रेट दिया हो, मार्जिन परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, रेट इनटू मार्जिन अप्लाई कीजिए, बस यही हमारा आंसर है। 92.1648 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ये यहाँ पे हमसे टीटी बाइंग रेट पूछ रहा है, इनवार्ड पेमेंट दिया हुआ है 2.5 लाख का, इंटर बैंक रेट दिया हुआ है, मार्जिन इतना चार्ज करना है, आपको बताना है कि टीटी बाइंग रेट कितना होगा। मतलब कि बैंक हो क्या रहा है कि जो XYZ बैंक है, इसको $2.5 लाख मिल रहा है। इनवार्ड पेमेंट मतलब क्या होता है? मिल रहा है, रिसीव हो रहा है। इंटर बैंक USD INR दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि टीटी बाइंग रेट, अच्छा रेट नहीं, आपको अमाउंट बताना है। एक्चुअली जो वैल्यू दिया हुआ है, ये अमाउंट बताना है, कितना अमाउंट हो इनवार्ड पेमेंट। तो सबसे पहले इनवार्ड रेमिटेंस आ रहा है, तो ये डिसाइड कीजिए कि बाइंग लगेगा या सेलिंग लगेगा। तो बैंक जब भी इनवार्ड रेमिटेंस होता है ना, तो बैंक क्या करती है? बैंक डॉलर खरीदती है, बैंक डॉलर बाई करती है। तो हम लोग कौन सा रेट लगाएंगे? हम लोग बाइंग रेट लगाएंगे। और आउटबाउंड रेमिटेंस में बैंक सेल करती है, तो वहां पे सेलिंग रेट लगाएंगे। तो बाइंग रेट हमारा कितना है जी? बाइंग रेट हमारा बिड रेट है, यानी कि ये दिया हुआ है 49.00। फिर मार्जिन माइनस करेंगे, मार्जिन कितना है? 0.08 अपॉन 100 इंटू 49। ठीक है, तो मार्जिन हमें मिलेगा, दैट विल गिव अस 0.0392, राइट, दैट इज अ मार्जिन। तो जो हमारा टीटी बाइंग रेट होगा, टीटी बाइंग रेट वो क्या हो जाएगा? इंटर बैंक रेट माइनस मार्जिन। तो इंटर बैंक रेट कितना है? 49.00 माइनस 0.0392, ये हो जाएगा 48.9608, राइट। तो 48.9608 तो हमें रेट मिला। और यदि अमाउंट निकालना है, इफ यू वांट टू कंप्यूट द अमाउंट, क्या करना पड़ेगा? 48.9608 को मल्टीप्लाई कर दीजिए $2.5 लाख से, $2,50,000 से। तो दैट विल गिव यू 12 करोड़ 24 सॉरी 1,22,40,200। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे सेशन में। हमने एक फोल्डर बना के रखा है केस स्टडी का, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, रिकॉर्डेड सेशन का वीडियोस मिल जाएंगे। और यदि आप इस तरह के सेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।